दोस्तों, निहाल और निशा के शादी को अब 4 वर्ष यानी कि 4 साल पूरे हो चुके थे और इन 4 सालों में निशा 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। जब से 2 बच्चे उसकी जिंदगी में आए थे, निशा और निहाल की जिंदगी को जैसे एक नए पंख लग गए हों। दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। क्योंकि ये दोनों अभी अपने पैतृक घर यानी कि अपने पिताजी के घर अपने गांव में ही रहते थे। निहाल जो था वो देखने में खूबसूरत था, जितना ही देखने में खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा वो मेहनती था और उसी मेहनत के बलबूते से वो अपना परिवार छोटा सा चला रहा था। इधर पिताजी और माताजी दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। उसकी पत्नी निशा निहाल से कई बार कहती कि हम परदेश चलेंगे, हम परदेश चलेंगे, क्योंकि गांव में उतना कमाई का जरिया है नहीं और गांव में उतनी अच्छी खासी कमाई नहीं हो पाती और दोनों संतानें अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं। ऐसे में हमें चलना चाहिए किसी दूसरे शहर, किसी प्रदेश, जहां पे हमारा खर्चा ठीक तरीके से चल सके और तुम्हें एक अच्छा रोजगार मिल सके। में बसाता है कि उसकी पत्नी निशा जो उससे कह रही है वो कहीं ना कहीं से सही कह रही है, लेकिन चूंकि निहाल अपनी जिंदगी में कभी परदेश का मुंह नहीं देखा था, कभी परदेश गया ही नहीं था, इसलिए निहाल के मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, बहुत सारे दिमाग में ख्यालात आ रहे थे कि अगर वो ऐसी स्थिति में अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी प्रदेश जाता है तो उनके खर्चे कैसे पूरा करेगा, जबकि वो उस प्रदेश में नया नया होगा। दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या निहाल प्रदेश गया और क्या प्रदेश में अपने परिवार को लेकर वहां बस गया और उसकी जिंदगानी में आगे जो कुछ हुआ वो वास्तव में दोस्तों एक सीख देने वाला है। पूरी कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी आपको कुछ सीख देने वाली, आपको कुछ समझ आने वाली और आपको कुछ एक अच्छे नेक रास्ते पर ले जाने वाली कहानियां आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर पढ़ूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी हर कहानियों में जिनका प्यारा सा कमेंट आता है उनका नाम हम कहानी में लेते हैं। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे में आपसे गुजारिश है कि आप पूरी कहानी को लास्ट तक सुनकर जाइएगा। बस चंद मिनट के अंदर आपको पूरी कहानी सुना दूंगा और कहानी सुनने के बाद आप अपनी मनोभावना, अपने दिल के विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, दरअसल निहाल और निशा उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बलरामपुर। उसी बलरामपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। निहाल जो देखने में काफी खूबसूरत था और मेहनती भी था। उसके पिता के पास कुछ खेती बाड़ी होती है, जिन खेती बाड़ी को करने के दौरान वो अपना जीवन यापन करने लगा था। निहाल की उम्र अब करीब 18-19 साल हो चुकी थी। ऐसे में लोगों का प्रेशर और माता पिता इधर जो है वो बुजुर्ग हो रहे थे। कई लोगों ने निहाल के पिताजी को सलाह दी कि यार बेटा अब जवान हो गया है, ऐसे में अब बेटे की शादी कर देना चाहिए। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है भाई, शादी कर देंगे, थोड़ा सा और समय लेंगे। अब उसके पिताजी और माताजी एक दिन बैठकर निहाल से बातें करने लगते हैं और निहाल से कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। अब बेटा कौन बेटा ऐसा होगा जो माँ बाप ये क्वेश्चन पूछे तो उनसे कहेगा कि हाँ शादी कर देनी चाहिए। वो मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। समझिए कि वो अपने माता पिता को एक संकेत दे चुका था कि हाँ वो शादी के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है और ऐसे में उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब उसके पिताजी इशारों में उसकी बातें समझ जाते हैं और फिर अगले दिन वो कई अपने मित्रों के साथ जब बैठते हैं, गांव के यारों के साथ, जो उनके पुराने बचपन के लंगोटिया यार थे, चूंकि उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में बहुत सारे मित्र, जितनी उम्र ज्यादा है उतने ही ज्यादा मित्र होंगे। अब उसके पिताजी कई लोगों से इस बात की चर्चा करते हैं कि उनका बेटा जो है अब शादी लायक हो गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब कई लोग जो है वो आते हैं, लड़की देखने का सिलसिला लड़की वाले देखना शुरू करते हैं। अब निहाल एक लड़की को पसंद कर देता है। वो लड़की उसके गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूर की थी। लड़की का नाम होता है निशा।
अब निहाल और निशा की एक दूसरे से शादी हो जाती है और निहाल की पत्नी निशा जो है जब शादी होकर उसके घर आती है तो निहाल देखता है कि उसकी पत्नी वाकई में खूबसूरत है और मेहनती भी है। हालांकि निशा जब दुल्हन बनकर आती है, दुल्हन बनने के बाद कुछ दिन बाद वो घर की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी अच्छे से निभाने लगती है। चाहे वो घर के मवेशियों का ख्याल रखना हो या माता पिता सास ससुर का ख्याल रखना हो, वो पूरी तरह से परिपक्वता से अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। और निहाल जो है, निहाल भी अपने जो है पत्नी का ये बर्ताव देख के बहुत ही खुश होता है। अब निहाल को लगता है चूंकि अब उसकी शादी हो गई है तो खेती बाड़ी का जो काम है पिताजी का पैतृक काम, उस खेती बाड़ी से अब उसका खर्चा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब वाइफ को भी कुछ न कुछ हर महीने खर्चे देने होते थे, उसके भी अपने कुछ खर्चे हैं। तो निहाल एक प्राइवेट कंपनी में एक नौकरी पकड़ लेता, वही गांव से सटी हुई एक कंपनी, उसमें नौकरी पकड़ लेता है 8-10 हजार की, और 8-10 हजार रुपए की नौकरी करते हुए अपने घर का खर्चा चलाने लगता है। और उसके घर का खर्चा उसी 8-10 हजार रुपए से, कहते हैं मेहनत की कमाई चाहे थोड़ी हो लेकिन वो पूरी तरीके से फलती फूलती है। और इसी प्रकार से निहाल की वो 7-8 हजार की कमाई भले ही कम थी लेकिन वो पूरी तरीके से परिवार के लोगों को लग रही थी। अब जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वैसे वैसे उनकी कमाई वो पूरी तरीके से सफल और अच्छी तरीके से चलने लगती है। और इधर शादी के महज 1 साल बाद ही उसकी पत्नी निशा गर्भवती हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। अब फिर बेटा जब पैदा हो जाता है उसके बाद अगले 1-2 साल में फिर एक संतान होती है, एक बिटिया। अब एक बेटा और एक बेटी दोनों संतान पाकर निहाल और निशा दोनों के चेहरे, दोनों के हाव भाव पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो जहां एक तरफ अकेले में सोचते थे, बैठकर बातें करते थे, वहां उनका परिवार खुशी से चलने लगता है। अब घर में उनके छोटा भाई था निहाल के, निहाल का जो छोटा भाई था वो अभी पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन की। ऐसे में माता पिता बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन निहाल और निहाल की पत्नी जो है वो कभी भी ये भरोसा नहीं करती थी कि माता पिता यानी सास ससुर के किसी भी काम में उनका छोटा भाई यानी कि निशा का देवर काम देगा, बल्कि छोटा भाई भी माता पिता को बहुत अच्छी तरीके से देखता था। अब छोटा भाई जैसे ही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, चूंकि छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था तो उसे खर्चे लगते थे। निहाल जो कुछ पैसा कमाता था उसी में से अपने भाई को कुछ खर्चे दे दिया करता था कि भाई ले लो, तुम पैसा ले लो और तुम पढ़ाई करो। उसका भाई भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ता था और इस बात पर कभी भी निशा ने रोक टोक नहीं लगाई और ना ही अपने पति को कहा कि तुम उस देवर को, उस छोटे से लड़के को क्यों, अपने छोटे भाई को पैसा क्यों देते हो। इसलिए भी शायद उनके घर का जो व्यवहार था, घर चलन था, वो बहुत अच्छी तरीके से शांतिमय गुजर रहा था। अब जब 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों बच्चे भी पढ़ने लगे, इधर निहाल के ऊपर छोटे भाई की जिम्मेदारी थी ही। अब निहाल जो है छोटा भाई ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वो कहता है कि भैया अब मैं कहीं नौकरी की तलाश करूंगा, क्योंकि मेरी 18-20 साल उम्र हो चुकी है। वो अपने ही कंपनी में अपने छोटे भाई को एक अच्छी पोस्ट पे क्लर्क लिखा पढ़ी के रूप में लगवा देता है। अब उसका छोटा भाई जब वहां पर लग जाता है, लगने के बाद उसकी तनख्वाह बड़े भाई से ज्यादा थी। वो घर पूरी तरीके से संभाल लेता है और पूरी तरीके से अपने भैया और भाभी का सहयोग करने लगता है। और जब सहयोग करने लगता है, अब छोटे भाई का व्यवहार देख के बड़े भाई निहाल को लगता है कब यार इसकी शादी कर देनी चाहिए, और फिर अपने छोटे भाई की शादी कर देता है। जब उसकी बहू आ जाती है, बहू आने के बाद निहाल की पत्नी निशा उससे कहने लगती है कि अब मम्मी पापा की देखरेख, सास ससुर की देखरेख छोटा भाई कर लेगा, क्योंकि उसकी पत्नी भी आ चुकी है। ऐसे में अब हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ऐसे में हमें कहीं दूसरी जगह पलायन करना चाहिए, परदेश चलना चाहिए, वहां पर हमें कुछ कमाई का जरिया बनाना चाहिए। वो अपनी पत्नी की कही गई बातों पर पूरी तरीके से गौर कर लेता है और अपने छोटे भाई से इस बाबत पूछता है कि दोनों मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, ऐसे में मैं क्या कहीं बाहर जा सकता हूं। तो उसका छोटा भाई कहता है कि भैया माता पिता की आपने बहुत सेवा की, हमारी भी पूरा तरीके से आपने जो सहयोग हो सका वो सहयोग किया। अब ऐसी स्थिति में आपके बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं और बाहर जाकर कुछ कमाना चाहते हैं, तो भैया मैं पूरी तरीके से माता पिता की देखरेख करूंगा और माता पिता की देखरेख करने के बाद जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा वो मैं अपने परिवार के लिए करने को तैयार हूं। आप अगर जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। अब निहाल अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो एक कंपनी में जॉब करने लगता है, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों को लेकर नहीं आया था। अपने बीवी बच्चों से उसने कहा था कि मैं जब वहां पर सही तरीके से सेट हो जाऊंगा, कि कोई कंपनी पकड़ लूंगा, रहने के लिए रूम ले लूंगा, खाने पीने की व्यवस्था कर लूंगा, तभी तुम लोगों को ले चलूंगा। और
उधर पत्नी जो है वो दिन पे दिन गिन रही थी कि कैसे हमारा पति जो है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कैसे हमारा पति परदेश गया और सेटल हो जाए। खैर उसकी दुआओं का असर हुआ और निहाल दिल्ली में पूरी तरीके से बस गया। दिल्ली में पूरी तरीके से निहाल जब बस गया तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो अपनी जिंदगानी काटने लगता है। जिंदगानी काटते काटते उसे 6 साल कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब बेटा और बेटी दोनों काफी बड़े हो गए थे। अब ऐसे में निहाल जो है उसे एक ही चीज खाए जा रही थी कि किराया भी महंगा हो गया है, बच्चों की फीस है, बच्चों की पढ़ाई है और भी बहुत सारे खर्चे हैं, ये सब कहाँ पूरे होंगे। वो बहुत सारा दिमाग लगाता है। दिमाग लगाने के बाद उसे लगता है कि मुझे एक जो है प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, मुझे एक प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। अब वो अपने पत्नी से इस बाबत पूछताछ करता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि ठीक है, मेरे पास जो गहने हैं उन गहनों को गिरवी रख लो और तुम्हारे पास जो कुछ सेविंग है, कुछ बचा है, कुछ छोटे भैया से सहयोग मांग लो। जैसे तैसे वो लोगों से सहयोग लेने के बाद दिल्ली में एक मकान खरीद लेता है। और मकान जो वो खरीदता है वो ऐसा मकान नहीं होता कि बहुत आलीशान मकान होता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का मकान जिसमें काफी कमरे टूटे फूटे स्थिति में, उस मकान को सही तरीके से रिपेयर करवाता है और उसमें गृह प्रवेश करके रहने लगता है। इधर गृह प्रवेश करके रहने लगता है, लेकिन कहते हैं ना अनहोनी कब किसके साथ हो जाए किसी को पता नहीं होता है। इधर उसकी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो अपने पत्नी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसके पत्नी को डॉक्टर कहते हैं कि भैया इनका जो है कोई इन्हें असाध्य बीमारी हुई है और ये ज्यादा दिन तक इस धरती पर मेहमान नहीं है, 1 महीने या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन। अब वो अपने पत्नी को बुझे मन से लेकर घर वापस आता है और सोचता है उसके बच्चे जो है बेटा बिटिया बड़े हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हो जमाने की हर चीजों को समझ सके। अपनी पत्नी को लेकर आता है, 20 दिन सेवा करता है और 20 दिन बाद उसकी पत्नी गुजर जाती है। अब उसकी पत्नी गुजरने के बाद उसे लगता है कि वो दुनिया की हर खुशी उसके सामने फीकी है, क्योंकि उसके 2 बच्चे अब जवानी की दहलीज पर थे। ऐसे में माँ का चले जाना कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। जैसे तैसे वो अपना जो है समय काटने लगता है। इधर उसने बैंक में जो है वो लोन लिया था उस घर को खरीदने के लिए, तो उसके छोटे भाई ने सहयोग दिया था, पत्नी निशा ने भी अपने गहने गिरवी रखे थे। और ऐसे में उसने जो कुछ बची धनराशि उसकी बचत थी वो लगाने के बाद जब पैसे घर खरीदने के लिए कम पड़ रहे थे, इतनी धनराशि नहीं हो रही थी, ऐसे में वो बैंक में जाता है और बैंक में कुछ लोन लेता है। अब इधर उसकी पत्नी भी उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। अब बहुत हैरान परेशान हो जाता है। उसकी जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से रोड पर आ जाती है। 2 बच्चे, इधर पत्नी चली गई। अब 1 महीने जैसे तैसे वो बैंक की किस्त दे देता है, लेकिन किसी को अनहोनी का जिंदगी में कब अनहोनी हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। सेम वही चीज निहाल के साथ थी। उससे कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या होगा। 1 महीने बाद बैंक का नोटिस आता है और बैंक का नोटिस आने के बाद बैंक वाले कहते हैं कि भाई साहब आपको ये घर अगले 15 दिन के अंदर खाली करना होगा। ऐसे में वो सोचता है कि मैं 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं दे पाऊंगा तो बैंक वाले आकर मेरे घर पे ताला मार लेंगे। और इधर वो अपनी पत्नी के दाह संस्कार, अंतिम संस्कार में कई दिन अपने ऑफिस से जहां नौकरी करता था वहां छुट्टी काट लेता है। अब उसे ऑफिस वाले बाकायदा रिजाइन करवा देते हैं, उसे निकाल देते हैं। और निकालने के बाद जब वो एकदम से दिमागी तौर पर उसे सुन्नपन महसूस होने लगता है, उसे लगता है कि वो पूरी तरीके से हतप्रभ हो गया है, पूरी तरीके से टूट चुका है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पूरी रात भर सो नहीं रहा है। बिटिया और बच्चे का बार बार मुंह देख रहा है। बेटी और बेटा दोनों जानने लायक हो गए हैं। दोनों पिताजी को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन वो ढांढस किसी काम का उसके लिए है ही नहीं। अब अचानक एक दिन बिटिया पूछ लेती है कि पापा आप कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में आप पैसे की व्यवस्था कहां से करोगे। वो कई मित्रों से पैसे की डिमांड करता है, मांगता है, लेकिन कोई उसकी मजबूरी में सहायता नहीं करता है। दुनिया में काम के लोग सिर्फ चंद मिलते हैं। इस दुनिया में भले ही सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, और जब भी आती है मुसीबत की घड़ी ऐ दोस्त तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। इसी प्रकार से निहाल के लिए सारे दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। उसका दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर
उसे इस स्थिति से निकलना कैसे है और वो अपनी जिंदगी को फिर से एक नई शुरुआत कैसे कर सकता है। अचानक वो एक रात सोचता है और सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आई थी। पूरी रात नींद न लेने के कारण उलझन उसकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके बेटे और बिटिया दोनों उसका सर पकड़कर रोने लगते हैं। और बेटा और बेटी छोटे होने के दौरान, चूंकि छोटे थे, इतनी ज्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन वो देख रहे थे उनके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या का कोई निदान नहीं है। जैसे तैसे बिटिया थोड़ा सा तेल लाकर उसके सर पर मालिश करने लगती है। अब निहाल को थोड़ा सा सुकून मिलता है और निहाल करीब सुबह 6 बजे के आसपास उसको नींद लग जाती है। बिटिया और बेटे भी दोनों रोते रोते सो जाते हैं। और जब ये दोनों सो जाते हैं, अचानक कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक होती है, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। बिटिया दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलकर देखती है सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो करीब 55 साल की उम्र का था। और जब वो बिटिया उस व्यक्ति को देखती है तो प्रणाम करती है और अपने पिताजी से जाकर बताती है निहाल से कि पिताजी, बाहर कोई बुजुर्ग सा व्यक्ति आकर खड़ा हुआ है। और जैसे ही निहाल उठता है, वो जाता है, वो देखता है कि ये कोई और नहीं, उसका खुद का चाचा है। और चाचा घर से, गांव से आया है और उससे मिलने आया है। वो अपने चाचा को प्रणाम करता है बनावटी मुस्कान में, और प्रणाम करने के बाद पूछता है, चाचा जी आप कैसे? तो उसके चाचा जी बताते हैं कि बेटा, जो तुम्हारा चचेरा भाई है उसकी शादी है और शादी में तुम्हें आना जरूर है। वो कहता है कि ठीक है चाचा। वो फिर उनको खाना वाना खिलाता है, अपने हिसाब से स्वागत सत्कार करता है। और स्वागत सत्कार करने के बाद जब उसके चाचा, चूंकि उसके पिता के समान थे, उसका चेहरा देखते हैं तो वो जानते हैं कि बेटा निहाल आज बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। वो निहाल से सारी बातें पूछता है, लेकिन निहाल उसे कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन उसे लगा कि वो अगर इस तरीके से बर्ताव करेगा, इस तरीके से किसी को बताएगा नहीं, तो कभी ना कभी ये पोल खुल ही जाएगी। फिर कहता है उसका चाचा कि बेटा बताओ ना क्या है। वो पूरी अपनी राम कथा, पूरी राम कहानी अपने चाचा को बताता है। उसके चाचा कहते हैं कि बेटा तुम गांव चलो, गांव वाले तुम्हें कुछ न कुछ सहयोग करेंगे, मैं भी सहयोग करूंगा। और जब वो गांव आता है तो अपने चाचा के बेटे की शादी अच्छी तरीके से निपटाने के बाद जब वो आने लगता है तो उसके चाचा उससे कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारी समस्या थी, तुम्हारा घर तो अब जाने वाला होगा। बैंक वाले तुम्हें 1 महीने की मोहलत दिए हैं, पहली बार 15 दिन दिए, फिर 1 महीने की, ऐसे में तुम्हारा घर चला जाएगा। और फिर उसके चाचा उसके घर वालों को सारी बातें बता देते हैं। अब गांव के कई मानिंद लोग बैठते हैं और कई मानिंद लोग बैठने के बाद उसकी अपने तरीके से, पूरी तरीके से जो सहायता हो सकती थी उसकी सहायता करते हैं। अब उसको इतनी धनराशि गांव से मिल जाती है कि वो लाकर पूरा बैंक में पैसा जमा करता है और अपने नीलाम होते घर को बचा लेता है। और इस घर को बचाने के पीछे की जो दोस्तों कहानी है वो यही है कि हम चाहे जितना भी सफल हो जाएं, ये बात हकीकत में है कि गांव का कोई भी व्यक्ति, गांव का कोई भी नौजवान लड़का रोजगार की तलाश में शहर आता है। और ऐसा बहुत बार होता है जब उस शहर में पूरी तरीके से सेटल हो जाता है और गांव को नीचा दिखाने के लिए, गांव को कमतर आंकता है और गांव से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। उसे लगता है कि वो जो उसका गांव है, जो उसकी पैतृक जमीन है, जो उसका पैतृक अपना पूरा परिवार है, वो उसके लिए किसी काम का नहीं है। ये लोग तो पिछड़े लोग हैं, ये लोग गांव में रहते हैं। ऐसी मनोभावना आदमी के अंदर घर कर जाती है जब वो कहीं शहर में सेटल हो जाता है, शहर में सफल हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि अपने तो अपने होते हैं, गांव जो है वो सबसे बढ़कर होता है, अपनी जन्मभूमि सबसे बढ़कर होती है। जब आप मुसीबत के समय में होते हैं तो आपका पड़ोसी कोई साथ दे या ना साथ दे, लेकिन गांव का हर एक व्यक्ति आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आप शहर में जाइए, खूब कमाइए, खूब सफल होइए, वहां सेटल होइए, अपने परिवार के साथ एक उज्जवल भविष्य का रास्ता देखिए, पथ पर अग्रसर होइए, उस सफलता की दहलीज तक पहुंच जाइए। लेकिन जहां से आपका मेन है, जहां से आपका मुख्य पारिवारिक संबंध है, जहां से आपका जुड़ाव है, जो भी आपका गांव है, ऐसे गांव को, ऐसी जगह को अपने मरते दम तक अपने आप से अलग मत करिए। क्योंकि जब मजबूरी के दिनों में आप होंगे ना, तो वही गांव आपको काम आएगा। जैसे आपने लॉकडाउन के समय में देखा होगा, बहुत सारे लोग जो कभी गांव नहीं गए थे, उन्हें लॉकडाउन में सब कुछ छोड़ने के बाद उन्हें एक ही चीज याद आई, वो थी उनका गांव और उनका घर। इसलिए
आप चाहे जहां भी रहें, कितने भी सफल हो जाएं, अपने गांव, अपने घर से हमेशा रिश्ता बनाकर रखें। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।